दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने डिक्लेयर कर दिया है कि वह 15 दिसंबर से एग्जाम लेने वाला है। उसी एग्जाम की तैयारी के लिए मैं सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 MCQ की श्रृंखला आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट को शामिल किया है, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी कवर करता है। इसमें मैंने साइंस को शामिल नहीं किया है, क्योंकि साइंस के फाइनेस्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला मैं आपके लिए अलग से लेकर आने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इसको। आप बिल्कुल सीरियस होकर इसको देखिए। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप इसको एज अ टेस्ट लीजिए कि कितना स्कोर आपका इसमें हो रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक हम लोग पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 51 है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? सचिव, पेशवा, मंत्री या सामंत? तो इसका राइट आंसर है पेशवा कहते थे। देखिए था क्या कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में 8 मेन मंत्री थे, जिनको मिलाकर अष्ट प्रधान कहा जाता था। इसी तरीके से कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो नवरत्न रहते थे इन दोनों के दरबार में, और अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान रहते थे इनके दरबार में। नेक्स्ट है हमारा प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ये जो प्राक्कलन समिति होती है, ये संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत होने के बाद बनाई जाती है, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका काम क्या होता है प्राक्कलन समिति का? ये सरकार की फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करती है, और सुझाव देती है कि बजट में अगर कोई काम ज्यादा पैसे में हो रहा है और अगर वो कम पैसे में हो सकता है, तो इस सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना करती है कि आपने उस काम पे ज्यादा पैसा खर्च क्यों किया, जबकि कम पैसे में ही वो काम हो रहा था। तो प्राक्कलन समिति का मुख्य काम है सरकार की फिजूल खर्ची पर रोक लगाना। इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं उनमें से कोई भी मंत्री नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या चुरू? तो इसको हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। ये देखिए राजस्थान का मैप है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये आपका कोटा है, ये चुरू है, ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर है। तो राजस्थान का जो आधा पार्ट है वेस्ट वाला, वो आधा पार्ट है मरुस्थलीय इलाका, और ये वाला इलाका मरुस्थलीय नहीं है। तो कोटा पड़ता है यहाँ वाले इलाके में, ये मध्य प्रदेश के निकट है। तो यहाँ तो काफी मात्रा में हरियाली है, जबकि ये वाला जो इलाका है वो पूरा मरुस्थलीय इलाका है। पाकिस्तान में भी थोड़ा सा मरुस्थल चला गया है, ये थार का मरुस्थल है। तो इसमें से कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा नहीं है मरुस्थलीय जिला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, एम आंगर? तो ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसका आंसर है जीबी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। और देखते हैं, ये M.A. अयंगर हैं, ये द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष थे, और गुरदयाल सिंह ढिल्लो ये तृतीय तो नहीं थे, लेकिन ये 5वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे कि लोकसभा के दूसरे स्पीकर कौन थे, अगर वो पहला स्पीकर पूछ पूछ के थक जाए तो आप इसको भी याद रखिए, M.A. अयंगर थे, लोकसभा के द्वितीय स्पीकर थे। नेक्स्ट है हमारा गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, कौन था वो? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, धर्मंतरी, ब्रह्मगुप्त और बेताल, ये सब इसके दरबार में रहते थे। और भी देख लेते हैं हम लोग। ये जो समुद्रगुप्त हैं, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त से ये क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, कुमारगुप्त ने। इसके बाद जो स्कंदगुप्त हैं, ये स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का लड़का है, और इनकी जो उपाधि है, अगर हम विक्रमादित्य में से ये बी हटा दें, केवल क्रमादित्य बचा रहे, तो एक क्रमादित्य उपाधि है स्कंदगुप्त की। नेक्स्ट है हमारा मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? केंद्र में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या भारत का योजना आयोग? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति और उधार नीति घोषित करता है। केंद्र में वित्त मंत्रालय ये घोषित नहीं करता है, भारतीय स्टेट बैंक ये सरकार का कोई काम नहीं करता है, और भारत का योजना आयोग ये तो अब विघटित हो चुका है, इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी नियुक्ति की बात आए, अगर वो राज्य स्तर पे हो तो उसका 90% आंसर होता है राज्यपाल, और केंद्र स्तर पर हो तो उसका 90% आंसर होता है राष्ट्रपति। नियुक्ति केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल ही करते हैं। तो आप देख लीजिए, ये राज्य स्तर पे है ना महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो इसको कौन करेगा? इसको राज्यपाल करेगा। और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य में कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट है हमारा, मुंबई हाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट या दक्षिण के आंतरिक भाग? तो जो इसका राइट आंसर है, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। यानी कि ये समुद्र तट से लगभग 162 किलोमीटर दूर अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट है, ये अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ है। मतलब यहाँ पर समुद्र की गहराई ज्यादा नहीं होती है। यहीं पर मुंबई से 162 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच हम लोगों ने मुंबई हाई फील्ड यानी कि तेल क्षेत्र खोज लिया है, और इसमें से तेल और गैस का जो खनन है इस समय ओएनजीसी कंपनी कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। नेक्स्ट है हमारा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इसमें अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारहमासी नदी नहीं है। तो देखिए, जब भी किसी नदी को किसी क्षेत्र का शोक कहा जाता है तो उसका एक कारण होता है कि उस नदी के कारण उस क्षेत्र में बहुत भारी विनाश होता हो। और नदी कैसे विनाश कर सकती है? जबकि उसमें बाढ़ आ जाए। तो इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। और भी नदियों को जैसे शोक कहा जाता है, जैसे आप देख लीजिए, बिहार का शोक है कोसी नदी को कहा जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जबकि अगर कोई क्षेत्र है किसी नदी के किनारे फल फूल रहा है तो उस क्षेत्र को उस नदी का वरदान कहा जाता है, जैसे मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमित्रोव थीसिस या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट? तो इसका राइट आंसर है यह साइमन कमीशन पर आधारित था, क्योंकि इससे पहले 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उस समय ये योजना बनाई गई थी कि हर 10 साल में एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो भारत की राजनीतिक प्रगति और भारत में कितनी प्रशासनिक प्रगति हुई है उसकी जांच करेगा। तो उसी के लिए 1928 में बनाया गया था साइमन कमीशन, और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पे काफी लाठियां पड़ी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। और भी देखते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन कमीशन। तो लॉर्ड कर्जन ने तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, इन्होंने काफी उत्पात मचाया था। बाद में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने इनसे कहा कि आपने काफी रायता फैला दिया है, वापस आ जाइए। तो बाद में इनको वापस बुला लिया था, तो इस रिपोर्ट पर आधारित नहीं था। डिमित्रोव थीसिस, ये जो जॉर्ज डिमित्रोव थे उनने ये थीसिस दिया था। ये बुल्गारिया के एक मार्क्सिस्ट पॉलिटिशियन थे, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और भी देखते हैं लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो लॉर्ड क्लाइव तो 1760 में बंगाल के गवर्नर थे, जबकि ये बात चल रही है 1935 की। नेक्स्ट है हमारा, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी किसने स्थापित की थी? वॉरेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिन्टोश या जेम्स प्रिंसेप? तो इसका राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। देखिए, जो सर विलियम जोन्स थे उन्हें भारतीय कला संस्कृति से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। और बाद में चलकर इस सोसाइटी ने एक म्यूजियम की भी स्थापना की। लेकिन दुख की बात यह है कि इस म्यूजियम के द्वारा अंग्रेज शासकों ने बहुत सी दुर्लभ वस्तुओं को ब्रिटेन भेज दिया था। और भी देखते हैं हम लोग, ये जो सर जेम्स मैकिन्टोश हैं इन्होंने बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो जेम्स प्रिंसेप हैं इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, और जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी में एडिटर की पोस्ट पर काम करते थे। और जो वारेन हेस्टिंग हैं ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट है हमारा, कटरीना नाम दिया गया है उपग्रह को, तारे को, ऊष्मा तरंग को या हरिकेन प्रभंजन को? तो आप सोचेंगे अरे इसमें एक और पांचवा ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें लिखा होता बॉलीवुड अभिनेत्री को, तो वही वाला हम लोग टिक करते और आगे बढ़ते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें तो पांचवा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कटरीना नाम है हरिकेन का या प्रभंजन का। हरिकेन का मतलब होता है चक्रवात। देखिए हुआ क्या, कटरीना तो बाद में पैदा हुई, जबकि ये चक्रवात है ये तो धरती पे पहले से आते रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन से कटरीना पैदा हुई बाद में ये चक्रवात आने लगे हों और कटरीना के नाम को चुरा लिया गया हो और इसका नाम दे दिया गया हो। तो किसने किसका नाम चुराया है?
कटरीना ने इसका नाम चुराया है। तो कटरीना है वो एक तरीके के प्रभंजन यानी कि चक्रवात होता है। इस चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली कहते हैं, चीन जापान में इसे टाइफून के नाम से बुलाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन के नाम से, दक्षिणी अमेरिका में टार्नेडो और भारत में इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का मतलब है, चक्र मीन्स चक्करदार और बात मीन्स हवा, यानी कि चक्करदार हवा। ये निम्न वायुदाब से उत्पन्न होते हैं। चक्रवात मतलब साइक्लोन। आपने सुना होगा उड़ीसा में साइक्लोन हर साल हिट करता है और वहाँ काफी बाढ़ और तबाही आती है। तो इन नामों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी? सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी और इंदिरा जयसिंह। तो ये है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। और ये जो लीला सेठ हैं, ये उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं, पहली हिमाचल हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी ये। और जो सुनंदा भंडारे हैं, ये भी उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश हैं। जबकि जो इंदिरा जयसिंह हैं, ये न्यायाधीश ना होकर एक बहुत ही फेमस वकील हैं। ये मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाली हैं, जिन्हें फॉर्चून मैगजीन ने टॉप 50 महिलाओं में से 20th स्थान दिया था, यानी कि 20वां स्थान दिया था। पिछले दिनों ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, क्योंकि जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके जो दोषी थे उनकी सज़ा माफ़ करने के लिए इन्होंने निर्भया की मां से गुहार लगाई थी कि आप इन दोषियों को माफ़ कर दीजिए, मैं मानव अधिकारों के लिए लड़ती हूँ और इन मानवों का अधिकार है कि आप इनको माफ़ कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इन्होंने ऐसा कहकर सही किया? अब जो लोग मानवतापूर्ण काम ही नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या लड़ना, उनके अधिकारों के लिए क्या लड़ना? अगर उन्होंने मानवतापूर्ण काम किए होते, थोड़ी सी रहम खाई होती, तब तो फिर निर्भया का वो रेप ही ना करते। जब उन्होंने निर्भया पर रहम नहीं खाई, तो ये कैसे कह सकते हैं कि उन पर रहम खाओ? रहम खाने की बात और मानव अधिकारों की बात तो उनके साथ की जा सकती है जो निर्दोष हों, जबकि उन चारों का तो दोष साबित हो गया था। इसी का जवाब देते हुए निर्भया की मां ने भी इनसे कहा था कि अगर आपके साथ या आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, तो क्या आप उनको माफ करती? तो पिछले दिनों ये काफी न्यूज में रही थी, बहुत ही फेमस ये वकील हैं। नेक्स्ट है हमारा, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1985 में, 1984 में, 1989 में या 51 में? तो इसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है कि जवाहरलाल नेहरू की अगर आपको बर्थ डेट याद है तो ये वाला याद हो जाएगा। कैसे? 1889 में जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे और उनके पैदा होने के 100 साल बाद चलाई थी राजीव गांधी ने। नेक्स्ट है हमारा, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आप समझ गए होंगे एक ही सम्राट ऐसा कर सकता है। कौन है वो? अकबर। इसने सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया था। भर्त्सना मतलब होता है बुराई करना, लेकिन ये अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया था। प्रयासों में सफल कौन हुआ? राजा राम मोहन राय। इन्होंने विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को 1829 में बंद करवा दिया था। जबकि सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, मोहोबिसिक अशांतित्व अलग करता है। किसको अलग करता है? बाह्य क्रोध और मेंटल को, आंतरिक क्रोध और बाह्य क्रोध को, सीमा और निफे को, परपटी और मेंटल को। तो इसका जो राइट आंसर है, परपटी और मेंटल को अलग करता है। इसको फिगर के थ्रू देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, ये धरती का हमने एक सेक्शन ले लिया है। धरती को मेन हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। क्रस्ट को सियाल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मेंटल को सीमा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया जाता है। और कोर को निफे के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें निकल और फेरस पाया जाता है। इन तीनों भागों को हमने 2 अलग अलग भागों में बांट लिया है, जैसे कि ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी कोर और निचला कोर। अब ये असंबद्धता क्या होती है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी? तो जहां से 2 पार्ट्स अलग होते हैं उनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, मतलब अलग करने वाली जगह। इसी जगह को असंबद्धता कहते हैं। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आप इसको रटने मत लग जाइए, आप इनको कहीं पेन पेपर पर लिख लीजिए और 2-4 बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। आप अभी रटने लगेंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी। तो जो मोह असंबद्धता है हमारी, वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। क्रस्ट को ही भूपर्पटी कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर था क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है ये। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, असम और बिहार में, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, पंजाब और चंडीगढ़ में। तो जो पंचायती राज प्रणाली थी
वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी। ये तो आपको पता है। तो सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। और किसी में राजस्थान है ऑप्शन में? और किसी में नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इससे एक चीज और सीख सकते हैं आप कि आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण विजय का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? खिज्र खां, मलिक काफूर, उलूग खां या जय सिंह? तो इसका राइट आंसर है मलिक काफूर को सौंपा था। मलिक काफूर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप पद्मावत मूवी देख लीजिए, इससे आपको इसका कैरेक्टर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और भी देखते हैं, ये जो खिज्र खां था ये सैयद वंश का संस्थापक था। और ये उलूग खां की उपाधि बलबन को मिली हुई थी। और जय सिंह एक विज्ञान प्रेमी राजा थे जिन्होंने 5 स्थानों पर दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाएं बनवाई थी खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबन और काजीरंगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन देख के कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी कि राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें अंतर क्या होता है। तो जो राष्ट्रीय पार्क होता है वो पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में होता है। और अभयारण्य, इसमें सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, इसमें आम लोग आ जा सकते हैं आसानी से। जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके अंदरूनी भाग में तो सरकार का कंट्रोल होता है, जबकि बाहर वाले भाग में लोगों की आवाजाही रहती है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आकार में काफी बड़ा होता है। अभयारण्य उससे छोटा और राष्ट्रीय पार्क सबसे छोटा, क्योंकि ये पार्क है ना, पार्क तो छोटा होता है काफी। तो इसमें से ये 3 है शुरुआत के, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र। और जो काजीरंगा है वो एक अभयारण्य है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी फेमस है जो असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले विभागीय जीवन बीमा किसके लिए प्रारंभ किया गया था? फौज, केंद्र सरकार के कर्मचारी, डाक विभाग के कर्मचारी या रेल के कर्मचारी? तो आप जब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो सोचेंगे होना हुई ये वाला क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, तो इसका आंसर रेल कर्मचारी होना चाहिए। आप ये वाला टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा जरूरी थोड़ा ही है कि रेलवे में पूछा गया हो तो रेल कर्मचारी इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर है डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग कहते हैं जिसको, वो है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत में जनता के धन का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन, गोवा, कालीकट या कन्नौर? तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था वो कालीकट में आया था 1498 में। उसके बाद 1502 में वो फिर से वापस आता है और कोचीन में एक फैक्ट्री लगाता है। उसके बाद वो फिर वापस चला जाता है और लौट के नहीं आता है। दूसरे पुर्तगाली आते हैं, वो कन्नूर में फैक्ट्री लगाते हैं। सबसे अंत में पुर्तगाली लगभग 1510 के आसपास गोवा में फैक्ट्री लगाते हैं और इन सारे स्थानों की फैक्ट्रियों का मुख्यालय गोवा को बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है गोवा। और एक बात और जान लीजिए आप कि पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में और सबसे बाद में ये भारत में गए थे 1961 तक, आजादी के बाद तक। नेक्स्ट है हमारा, सुएज नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, ह्यूरन झील और एरी झील और ओंटारियो झील को? तो इसका जो राइट आंसर है, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसको मैप के थ्रू देखते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, आपकी सुएज कैनाल है यानी कि सुएज नहर। यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है, यहाँ पर लाल सागर। इसको और जूम करेंगे तो आप, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है और ये आपका रेड सी है यानी कि लाल सागर। और ये आपकी सुएज कैनाल यानी कि सुएज नहर है। ये नहर मिस्र में पड़ती है और मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया है। और भी देखते हैं हम लोग, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो आप देख लीजिए, ये पनामा कैनाल है, ये वाला है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आपका एस की शेप में पड़ता है और पैसिफिक ओशियन है ये वाला। इन दोनों को जोड़ती है पनामा कैनाल, जो कि पनामा देश में पड़ती है। जब ये नहर नहीं बनाई गई थी तो यात्रियों को घूम के जाना पड़ता था ऐसा होके प्रशांत महासागर, और जब ये नहर बन गई तो ये दूरी नाम मात्र की रह गई केवल। और भी देखिए, ह्यूरन झील और एरी झील, ये सारी झीलें कहाँ हैं? एरी झील और ओंटारियो झील। तो ये झील पड़ती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। ये देख लीजिए आप, ये सुपीरियर झील है
ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उसी के नीचे मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, इर्री झील और ओंटारियो झील। इसको आप बस ओवरव्यू के लिए देख लीजिए, याद मत करने लग जाइए। अगर आप पहली बार इन झीलों के बारे में सुन रहे हैं तो इसको रटिए मत। एक दो बार आप इनके बारे में और सुनेंगे, देखेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपको याद होने लगेंगी। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी का गुरु कौन था? नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम? तो शिवाजी के जो गुरु थे वो थे रामदास। शिवाजी के एक और गुरु थे, ये रामदास हैं, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु हैं वो थे दादाजी कोंडदेव। और भी देखते हैं, ये जो तुकाराम हैं, इनसे भी शिवाजी बहुत प्रभावित थे। शिवाजी ने इनके लिए गिफ्ट भेजे थे, उपहार भेजे थे, लेकिन तुकाराम ने शिवाजी के उपहार को लेने से मना कर दिया था। और देखिए जो नामदेव थे, कहते हैं कि शुरुआत में ये डाकू थे, बाद में जब इनको ज्ञान हुआ तो ये संत बन गए और इन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। और इन्होंने कहा था कि हमारी दुनिया में बड़ी विडंबना है, एक पत्थर को पूजा जाता है तो दूसरे पत्थर को लात मारी जाती है। और ये जो एकनाथ हैं, इन्होंने कीर्तन भजन को लोगों के लिए लोकप्रिय बनाया। और इन्होंने रामायण पर भी एक टीका लिखी थी, जिसके जरिए इन्होंने राम की कहानी को लोगों तक पहुंचाया था। तो ये जो सारे संत हैं वो आध्यात्मिक संत हैं। नेक्स्ट है हमारा, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में प्रचार कब बंद कर देना होता है? मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। तो इसका राइट आंसर यही है, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले चुनाव आचार संहिता लग जाती है और चुनाव के प्रचार को बंद कर दिया जाता है, जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके। तो ये थे इस पार्ट के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम डेली इसी तरीके से एक सेट करते रहेंगे, तो आप उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आप किसी तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा कि आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।